हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएमजे मैथमेटिक्स। तो आज हम सर्कल जो चैप्टर उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो आ रहा है उसमें फर्स्ट है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि तो कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ से इस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो इस बिंदु से जो पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा वही इसकी डिस्टेंस होगी, ना कि ये होगी ना कि ये होगी। जो बेसिकली जो परपेंडिकुलर होगा वही उस पॉइंट से उस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी। एक पेज सर्कल के जो होती है कोड्स वो बहुत इनफाइनाइट होती है, और जो सबसे लंबी कोड होती है वो जो सेंटर के जो सबसे नज़दीक होती है वो सबसे लंबी कोड होती है, और जो सबसे दूर होती है वो सबसे छोटी कोड होती है। द लेंथ ऑफ द कोड इज़ मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। जो कोड की लेंथ है वो सेंटर से मेज़र की जाती है। द कोड इज पासेस फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 0। जो मतलब कोड है वो सेंटर से अगर गुजरेगी, ये सेंटर है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से 0 होगी, और ये सबसे लंबी कोड होगी जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं। अब बेसिकली एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, वो कुछ इस प्रकार है कि भाई हमने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में ये इसका जो है सेंटर है। ये सेंटर में दो कोड्स दे रखी है यहाँ पे। अभी हमें स्केल जो रूलर होता है उससे नाप के दोनों की जो इक्वल डिस्टेंस लेनी है, इसकी और इसकी डिस्टेंस लेने के बाद दोनों को मिला देना है इस सेंटर से, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस लेनी है इसकी और इसकी, कोड दोनों कोड्स की, और वो भी कहाँ पे लेनी है, सेम पोजीशन पे, कि भाई जो ये एकदम जो सेम पोजीशन है, दोनों के एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सेम पोजीशन भी होनी चाहिए। और फिर जब हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर लाई कर जाएगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि भाई जो इक्वल कोड्स होती है उनकी बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होती है फ्रॉम द सेंटर। ये रिप्रेजेंट करेगी जो कि आगे थ्योरम से है। तो इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये इनका वैसे प्रूफ तो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, जो एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताया गया है। सॉरी, ये सर्कल है, किससे ये थ्योरम कह रही है कि ये टू इक्वल कोड्स भी इसमें दे रखा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, मतलब इनकी जो रेडियस है होगी वो भी इक्वल ही होगी दोनों की। इन दोनों की रेडियस इक्वल है और इनकी दे रखा है कि ये भी इक्वल है, तो साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सीपीसीटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि इनकी डिस्टेंस है जो इक्वल है। इसी प्रकार इस थ्योरम का रिवर्स, ये थ्योरम कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, इक्वल कोड्स रिवर्स है, आप रिवर्स खुद कीजिए, सेम रिवर्स है इसका। और अभी हमारे पास है इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स, टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल, दीज आर द कोड्स, ये कोड्स हैं, ठीक है, with the diameter passing through their point intersecting, prove that the chords are equal। मतलब इसमें गिवन है कि भाई जो ये इंटरसेक्टिंग एंगल है वो भी इक्वल है, और हमको प्रूव करना है कि ये और ये जो है वो इक्वल है कोड्स। तो मुझे एग्जैक्ट आपकी बुक वाले डायमेंशन तो याद नहीं है क्या दे रखे हैं, पर मैं ऐसे ही अपने मन से जो है वो लिख रहा हूँ इनको। ए बी डायमेंशन क्या, इनको जो वर्टेक्सेस पे नाम है वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। ओ पी क्यू आर, ये यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट से, अलग कलर से बता देता हूँ। ये परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको हम एल, और
एम नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो गए। अभी हमें प्रूव करना है कि भाई ये दोनों इक्वल है। तो ये देखो, ये अगर परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एंगल डी एंगल डी पी आर इज इक्वल्स टू एंगल बी पी आर। ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये गिवन है। और अब हम ये लिख सकते हैं इसको ऐसा कि भाई एंगल एल पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल एम पी ओ। ये ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल एल पी ओ एंड ट्राइंगल एम पी ओ। तो इसमें जो ओ पी होगी वो तो होगी कॉमन, और जो दोनों के एंगल्स है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के दो एंगल्स हैं। ठीक है, और ये दो एंगल्स है वो भी इक्वल है। दो एंगल्स है जो जैसे एल पी ओ इज इक्वल्स टू एम पी ओ। तो ये जो होगा वो आर एच एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और सी जो एल ओ एल है वो ओ एम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई chords which are equidistant from the triangle। तो ये थ्योरम है, थ्योरम 10.8। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये काफ़ी बार पूछी भी गई है। इसको सही ढंग से समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन काफ़ी करेक्ट होने का चांस है। और इसमें जो ये चैप्टर है इसमें मुझे लगता है ये थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आगे भी बहुत यूज़ आने वाली है। तो इसको सही ढंग से पढ़ लो। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल इज सबटेंडेड बाई एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मतलब ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये सर्कल है, ये अपने पास एक आर्क है। ठीक है, आर्क ये जो एंगल है, ये यहाँ पे जो आर्क पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ये हमारे पास आर्क हो गई। मैं रुको आपको थोड़ा सा मिटा के वापस दूसरा कलर चेंज। देखो, तो ये आर्क है आपकी, ये वाली आर्क, यहाँ पे एक कोई भी एंगल सबटेंड हो रहा है, चाहे देखो ये आर्क है पी क्यू, इसमें यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे कर दो या फिर यहाँ पे कर दो, कहीं पे कर दो। जो ये एंगल होगा, जो इसके इनसाइडर वाला ये एंगल बनेगा, ये इसका हाफ एंगल होगा, ये थ्योरम कह रही है। तो अब हमें प्रूव करना है कि भाई ये एंगल कैसे हाफ होगा। तो अब हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। तो हमारे पास प्रूव करने में पूछा गया है ये कि भाई जो पी ओ क्यू है वो ट्वाइस है पी ए क्यू के। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल लेंगे अपने, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए क्यू। हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल लेने के बाद हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल में, वो उनके दो ट्राइंगल के दो अपोजिट एंगल्स का सम होता है। तो हम लिख सकते हैं जो एंगल बी, ये यहाँ पे हमने बी सपोज किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई बी कहाँ से लेके आए। तो बी यहाँ में हमने सपोज किया है एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। अगर ये इक्वल है बी ओ ए क्यू प्लस ओ क्यू ए के, तो हमें पता है कि ये जो साइड्स हैं ये दोनों रेडियस है सर्कल की। ये अगर रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होगी साइड्स, ये साइड्स इक्वल हो गई। तो अगर साइड्स इक्वल है तो हमें पता है जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स अपोजिट, दो साइड्स इक्वल हो तो उनके दो ट्राइंगल भी इक्वल होते हैं, एंगल्स, सॉरी ट्राइंगल्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा। तो हमें इसको बी ओ क्यू को हम इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें पता है कि भाई वो आप थ्योरी लिखना। और अब हम वापस यही दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी ओ। इसमें अब हम डायरेक्ट सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली। अब इसमें क्या बताना, सेम डिटो चीज़ लगी है जो इसके जैसी हम इसमें ये एंगल ले लेंगे, एंगल
पी ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। तो हमें अब हम इसको दोनों को कंबाइंड एंगल ले लेंगे इसका, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। तो अब हम इसमें जब पी ओ क्यू में दो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होता है एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। अगर ये इक्वल है तो हम देख सकते हैं कि भाई जो एंगल ओ ए पी है, एंगल ओ ए पी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या हो रहा है, एंगल पी ए क्यू सम हो रहा है, एंगल पी ए क्यू सम हो रहा है इनका। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। हैंस प्रूव, ये थ्योरम प्रूव हो गई। आप इसमें थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर दो, जो ट्राइंगल्स की थ्योरम्स होती है वो ये प्रूफ हो गई। और इसमें जब हम थ्योरम 10.9 देखते हैं, ये आपकी थ्योरम 10.9 है, ये सेम 10.8 का डिटो कॉपी है। अब इसमें लैंग्वेज चेंज करती है कि भाई एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो ये तो हमको पता है कि भाई ये तो आर्क हो गई, ये तो अपनी आर्क हो गई, ठीक है, ये तो आर्क हो गई अपनी, और ये हो गई कॉर्ड, ये हो गई सेगमेंट, ठीक है। इसको मिला देंगे तो सेगमेंट हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई ये जो है, ये सेगमेंट हो रही है ऑन द सेम सेगमेंट, यानी कि ये जो पार्ट है इसमें जो भी एंगल यहाँ से बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जो नीचे बनेंगे वो सभी इक्वल होंगे, जो ऊपर बनेंगे वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो ये कह रहा है ये थ्योरम, यानी कि हमने पढ़ लिया है कि इसमें इस थ्योरम का कुछ प्रूफ नहीं है आपकी बुक में। अगर आपकी बुक में इसका कुछ प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा आपको पेपर में। पर आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन में बाई चांस पूछ भी ले तो आपको थ्योरम 10.8 पूरी लिख के आ जानी, और फिर नीचे ये सेम स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। तो और उसमें आपको क्या करना है साथ में कि भाई तो आप डायग्राम बनाओगे ना थ्योरम 10.8 का, अगर एग्ज़ाम में पूछ लें तो आप उसके साथ एक दो, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, ये सेंटर है, ये सेगमेंट है, तो ये हमने क्या पढ़ा था थ्योरम 10.8 में कि जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई जो ये एंगल है, ये एंगल है, ये सारे एक दूसरे से इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो हम प्रूफ बता सकते हैं कि भाई जो यहाँ से सेम आर्क से जो भी ऊपर एंगल बनेंगे वो इसके हाफ होंगे। तो अगर ये इस सब के ये सारे एंगल इसके हाफ हैं तो मतलब ये एंगल्स इक्वल हैं, तभी तो हाफ है, ठीक है। और इसका प्रूफ नहीं, यही बताना था, आपको समझाना था। आप थ्योरम 10.8 लिख के आ सकते हो डिट्टो, अगर एग्जाम में पूछ ले तो। थ्योरम 10.10 है। तो अब अपनी थ्योरम 10.10 है। थ्योरम 10.10 थोड़ी ट्रिकी है, पर समझ जाओगे आप अगर सही से ध्यान दोगे। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि इफ़ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबस्टेंडेड इक्वल एंगल्स, मतलब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है भाई। ये कह रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है और ये 2 पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है कि जब ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक जुड़ रही है तो ये एक दो इक्वल एंगल्स बना रही है, ये कह रहा है। एट 2 other points lying on the same side of the containing line segment, the 4 points are lie on the circle। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर ये इक्वल बना रही है तो ये बताइए कि ये चारों ये चारों पॉइंट्स है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है। तो हमने पढ़ा है कि भाई पीछे जो आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, इसका पार्ट फर्स्ट देख लो, उसमें बता रखा है कि भाई जो 2 पॉइंट्स होती, जो कोई भी 3 पॉइंट होते हैं जो कोलिनियर नहीं होते, वो सर्कल के जो 3 पॉइंट होते हैं वो सिर्फ एक ही सर्कल बनाते हैं। अभी 2 पॉइंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं, एक पॉइंट भी बहुत सारे सर्कल्स बना सकता है। पर जो 3 पॉइंट होते हैं वो केवल और केवल सिर्फ एक सर्कल ही बनाते हैं, वो तीनों एक सर्कल के अंदर ही लाई करते हैं। तो हमने ये सर्कल बनाए, तो हमने ये पॉइंट अज्यूम किया ये 2 पॉइंट, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ये हम इसको दे देते हैं डी। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है।
तो अब हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट डी, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो जो लाइन जा रही है वो यहाँ से इंटरसेक्ट करके यहाँ पे एक डी बना रही है। ज़रूरी नहीं है, हम या तो ये मान लेते हैं कि भाई ये जो सर्कल है ये यहाँ पे भी बना रही है और ये यहाँ पर भी बना रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पीछे की थ्योरमों में हमने पढ़ा था कि भाई जो सेगमेंट होती है उस सेगमेंट में अगर एक सेम सेगमेंट है उसके द्वारा किसी भी सर्कल पे जो एंगल्स लाई करेंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर हम ये सर्कल मानते हैं, ये वाला सर्कल, तो हम इसको ई और इसको ई डैश कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ई मानते हैं इन ट्राइंगल सॉरी इन ये हमारा ओ हो गया, तो अगर हम इसको ये मानते हैं तो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए ई बी, तो इनमें ये जो होगा ये दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों का एंगल इक्वल है, ये हमने क्वेश्चन में कहा। अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई और बी। अगर ये इक्वल है और अगर हम इसको यहाँ पे ई डैश मान लेते हैं, ई डैश मान लेते हैं, तो ई डैश मान लिया तो अब हम ये भी कह सकते हैं भाई जो एंगल ए सी बी है वो एंगल ए ई डैश बी होगा। तो अब हम कह सकते हैं अगर हमारे पास सेम बेस है, सेम ही साइड है और सेम ही जो हमारे पास जो सेम ये एंगल सारे इक्वल नहीं हो सकते, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ही इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इन एंगल्स को देखेंगे तो ये एक दूसरे से इक्वल नहीं है। अभी यहाँ पे अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पे एंगल ये थोड़ा बड़ा आएगा, ये छोटा होगा, ये छोटा, इसे छोटा छोटा करते करते आगे और छोटे होते जाएंगे और मतलब काफ़ी एक टाइम आएगा उसके बाद वापस एंगल से जो थोड़े और बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ा और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जाएंगे तब एंगल्स छोटे होते जाएंगे। एंगल छोटे होंगे तो मतलब ये एंगल्स सर्कल्स के एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये एंगल्स अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई जो पॉइंट है वो सिर्फ एक पॉइंट ही या तो ये लाई करेगा, ये लाई करेगा, तीनों में से एक लाई करेगा। तो हम डी पॉइंट को हम यहाँ पे लाई मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ई और ई डैश है वो अगर इनका एंगल्स इक्वल लाना है तो वो डी पे कोइंसिडेंट करने ही चाहिए, तभी इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई वो साइक्लिक है, ठीक है।